गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बेटा क्लास 9th और 11th दोनों में सिमिलर चैप्टर है। 9th में चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और 11th में है सेल। ठीक, आपके 9th में भी है सेल चैप्टर। तो दोनों का कुछ बेसिक पॉइंट्स सेम टू सेम है। तो अभी मैं बेसिक पॉइंट से लेके चल रहा हूँ। तो क्लास 9th स्टूडेंट और क्लास 11th दोनों के लिए बेनिफिशियल है। स्टार्टिंग सिमिलर पॉइंट्स है, 11 में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है बट 9th में कम है। तो स्टार्टिंग वाला दोनों का एक साथ लेके चलते हैं। ठीक, आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए। जहाँ पे डाउट होगा आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो आपके 9th में 9th क्लास साइंस में बायोलॉजी में चैप्टर है फंडामेंटल, सेल चैप्टर है। 11th में भी सेल चैप्टर बायोलॉजी में है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं सेल की। आपने क्लास 8th में पढ़ रखा है, 9th क्लास में 8th में पढ़ रखा है और 11th क्लास स्टूडेंट ने 9th में पढ़ रखा है सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी और लाइफ। तो बेटा बहुत अच्छे से समझिएगा, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी और लाइफ। किसी भी लिविंग बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? सेल। लिविंग बॉडी की है, लाइफ। लाइफ किसकी होती है? लिविंग की होती है, नॉन लिविंग की होती नहीं। ठीक, तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी और लाइफ। अच्छा, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, study of cell cytology and study of cell structure and function। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अगर उसके आप स्ट्रक्चर उसकी फंक्शन सबकी स्टडी करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सेल बायोलॉजी। ठीक, तो फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, व्हाट इज सेल? सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी और लाइफ। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी एंड स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज सेल बायोलॉजी। क्लियर? चलिए बात आती है इसकी मतलब सेल डिस्कवर किसने किया, कैसे खोजा। ठीक, ये सारे पॉइंट्स तो मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूं, आप ऐसे ही एज इट इज अपना नोट्स बनाइएगा। पहला पॉइंट, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक, रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था इन 1665 इन कॉर्क सेल ऑफ ओक ट्री। कॉर्क सेल ऑफ ओक ट्री अंडर सेल्फ माइक्रोस्कोप। अंडर सेल्फ माइक्रोस्कोप मतलब रॉबर्ट हुक ने आपका अपना खुद का माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसको बनाया था। तो सेल फर्स्ट टाइम सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन कॉर्क सेल ऑफ ओक ट्री। ओक ट्री की कॉर्क सेल में उन्होंने खोजा था अंडर सेल्फ माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व दैट हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर था बेटा। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉमन नेम्ड एज सेलुला। क्लियर? एक बार फिर से सुन लीजिए,
सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। सेल की डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन कॉर्क सेल ऑफ ओक ट्री अंडर सेल्फ माइक्रोस्कोप, खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था। एंड ऑब्जर्व, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उनको कैसा स्ट्रक्चर दिखा था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो कुछ इस तरह था, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था। और उसका नाम क्या रखा था बेटा, सेलुला। नोट लेटर ऑन modified by scientist as a cell। ULA वर्ड हटा दिया गया था, साइंटिस्टों ने इसको सिंपली मॉडिफाई कर दिया था और नाम क्या हो गया था इसका, सेल। तो ये तो बात थी कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने किया था, किसमें किया था, कॉर्क सेल ऑफ ओक ट्री, खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था और कैसा स्ट्रक्चर दिखा था, क्या नाम रखा गया था, बाद में उसको नाम को मॉडिफाई करके सिंपल वर्ड में क्या कहा गया, सेल। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने यहां तक नोट कर लिया, यहां तक कोई डाउट ना हो किसी को, ठीक। अच्छा, एक पॉइंट और, he discovered dead cell और नॉन लिविंग सेल। जो कॉर्क सेल होती है वो डेड सेल होती है, तो रॉबर्ट हुक के नाम के आगे कह सकते हो ऐड हो गया कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर की थी वो कौन सी सेल थी, डेड सेल थी। तो क्वेश्चन ये हुआ कि लिविंग सेल किसने खोजा फिर, तो रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर की थी सेल वो बेटा डेड सेल थी, क्योंकि कॉर्क सेल एक डेड सेल होती है। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, आप इसको अच्छे से नोट करिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर की थी सेल वो कौन सी सेल थी, नॉन लिविंग सेल थी। ठीक, आगे देखिए। तो क्वेश्चन ये आया कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, वो भी देखते हैं। लिविंग सेल discovered by एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर की थी लिविंग सेल, तो इनके नाम के आगे एक ऐड लग गया, मतलब इनके उनको कह सकते हो ये मिला चांस कि लिविंग सेल जो डिस्कवर किया था वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था, जबकि सॉरी रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर की थी वो डेड सेल थी। क्लियर। तो ये तो थे कुछ सेल के बेसिक पॉइंट जो कि क्लास 9th और 11th का स्टार्टिंग है दोनों में, इसलिए मैं दोनों में आपको मैं चैप्टर का नाम भी लिखा हूँ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अदरवाइज सेल, आपको कोई डाउट ना हो। ठीक। अच्छा, ये तो हो गई लिविंग सेल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और, आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है स्मॉलेस्ट सेल किसमें होती है, लार्जेस्ट सेल किसमें होती है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, longest cell एंड लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन। ये 5 पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी सेल कहाँ किसमें होती है, लार्जेस्ट सेल किसमें होती है, लार्जेस्ट सेल ह्यूमन में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, और लॉन्गेस्ट सेल ऑल ओवर ऑर्गेनिज्म में देखें, ऑल ओवर ऑर्गेनिज्म में लार्जेस्ट सेल
एंड ह्यूमन में सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? तो वन बाय वन सबका आंसर अच्छे से देखिएगा। स्मॉलेस्ट सेल सबसे छोटी सेल होती है इन माइकोप्लाज्मा, जिसका नाम होता है PPLO। PPLO मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये इसका फुल फॉर्म है बेटा, ठीक। सबसे छोटी सेल जो होती है वो माइकोप्लाज्मा में होती है, PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन में सबसे बड़ी सेल होती है फीमेल गैमीट यानी ओवा। फीमेल गैमीट की साइज मेल गैमीट से या नॉर्मल सेल से ज्यादा होती है। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल ऑफ जिराफ। जिराफ की नर्व सेल सबसे लंबी होती ऑल ऑर्गेनिज्म में। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन कौन सी होती है बेटा? नर्व सेल। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, क्लास 9 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 के लिए भी फिर से मैं एक बार कह दे रहा हूं, आप अच्छे से इसको नोट डाउन करिएगा। सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम होता है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच एग में। ऑस्ट्रिच के एग में, अंडे में सबसे बड़ी सेल होती है जो आपको नेकेड आई से भी दिख सकती है। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन फीमेल गैमीट यानी ओवा की साइज सबसे बड़ी होती है। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल ऑफ जिराफ। जिराफ की नर्व सेल, उसकी गर्दन आपने देखा होगा, नेक काफी लंबा होता है, इस वजह से उसकी नर्व सेल काफी ज्यादा लंबी होती है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन नर्व सेल। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे, बेसिक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। ठीक बेटा, आगे देखते हैं। अच्छा, सेल में आपने कुछ एक पढ़ा होगा आपने, सेल में दो टाइप के प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक, इसका डिफरेंस आता है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। उसमें 3 या 4 डिफरेंस लिखिए। तो मैं आपको बेसिकली कुछ डिफरेंस बता रहा हूँ, बाकी रिटर्न में आपको मैं लिखवा दूंगा कई डिफरेंस उसमें है। ठीक देखिए, वन बाय वन देखिएगा। यूकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, और कैरियन यूनिट होती है बेटा न्यूक्लियस की। तो ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स क्या हो जाएगा? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, बट अगर होगा तो प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, प्रिमिटिव होगा। यूकैरियोटिक में यू मीन्स होता है ट्रू, और प्रिमिटिव कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। ठीक बेटा, मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस होने के बावजूद भी प्रॉपर डेवलप
नहीं होता है, प्रिमिटिव होता है। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस लिखोगे नॉर्मली यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में आपको प्रोकैरियोटिक सेल मिलेगी, मल्टीसेलर में आपको मिलेगी यूकैरियोटिक सेल, स्मॉल इन साइज, लार्ज इन साइज, membrane bound cell organelle are absent, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेन्स आर प्रेजेंट, मतलब ऐसे सेल ऑर्गेन जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन्स होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन होती है, प्लास्टिड के पास 2 मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब के पास मेम्ब्रेन होती है। तो वो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेन यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, वो नहीं पाए जाते। एक नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेन है जैसे राइबोसोम प्रेजेंट, राइबोसोम इसमें होता है क्योंकि इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, यहां भी होता है, ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक बेटा, तो ये कुछ 4 डिफरेंस है, इसके अलावा भी और भी डिफरेंसेस हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे जब मैं आपको नोट्स पूरा प्रॉपर कंप्लीटली मैं आपको इसके डिफरेंस सेंड कर दूंगा, आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो अभी के लिए 4 डिफरेंस माइंड में याद रखिएगा, ये स्मॉलर इन साइज, लार्ज इन साइज, इसमें मेम्ब्रेनल बाउंड सेल ऑर्गेन्स एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक की मीनिंग क्या होती है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है। मैं आपको इसका डिफरेंस जो है वो लगभग 10 डिफरेंस होंगे, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा इसी वीडियो के साथ। क्लियर, इसको नोट डाउन करिए अच्छे से। इसका नोट्स मैं चेक करूंगा, आप इसको कंप्लीट करके सेंड करिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं चेक करूंगा कि आपने नोट्स प्रिपेयर किया है नहीं, फिर इसका मैं क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन भी सेंड करूंगा आपको, उसका आंसर भी आपको देना होगा। क्लियर, ये मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना होमवर्क। और प्लीज जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपने अपना नाम जरूर लिख के कमेंट करिएगा कि आपने वीडियो देखा है। क्लियर, चलिए तो एक डिफरेंस और देख लेते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अभी मैं बेटा 9th और 11th दोनों साथ में टीच कर रहा हूं, बट अभी आफ्टर सम टाइम मैं दोनों सेपरेट कर दूंगा, क्योंकि 11th में मुझे ज्यादा कुछ बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, 9th में उतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए जहां तक सिमिलरिटी है वहां तक मैं दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लियर, तो आप 9th और 11th स्टूडेंट दोनों एक साथ इतना कॉपी करिएगा, जहां तक मैं बताता हूं वहां तक आप राइट करिएगा, उसके बाद दोनों के लेक्चर सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। प्लांट सेल आपने ऑलरेडी 8th में पढ़ा है और 11th वालों ने 9th में पढ़ रखा है, 8th में भी पढ़ रखा है। प्लांट सेल एनिमल सेल में नॉर्मल डिफरेंस में लिख रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट में लिखिए, प्लास्टिड लिखिए डायरेक्ट, प्लास्टिड प्रेजेंट, यहां पे एब्सेंट होगा। एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है,
जस्ट 1 मिनट। हाँ बेटा, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्लियर? प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। प्लांट सेल large in size than animal cell। प्लांट सेल ज्यादा मतलब बड़ी होती साइज में एनिमल सेल से, और एनिमल सेल स्मॉल इन साइज। थर्ड पॉइंट, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है और प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। फोर्थ, वैक्यूल आर लार्जर इन साइज, और वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, काफी बड़ा होता है। एनिमल सेल में स्मॉल इन साइज और मे बी एब्सेंट। एब्सेंट भी हो सकता है। क्लियर? फिफ्थ, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल आर एब्सेंट। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट। क्लियर? तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। 6, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सॉरी, हाँ ठीक ठीक ठीक, गोल्जी बॉडी ऑल्सो कॉल्ड डिक्टियोसोम। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहा जाता है, जो कि काफी नंबर में होती है, जबकि एनिमल सेल में कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्लियर बेटा? तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, बहुत अच्छे से समझिएगा। प्लांट सेल में फर्स्ट डिफरेंस आप ऐसे लिख सकते हो, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। प्लांट सेल लार्जर इन साइज होती है देन एनिमल सेल से, जबकि एनिमल सेल स्मॉल इन साइज होती है प्लांट सेल से। वैक्यूल आर लार्जर इन साइज। प्लांट सेल में वैक्यूल फूड वैक्यूल होता है, वो फूड स्टोरेज होता है, वहां पे लार्जर होता है, जबकि यहाँ पे स्मॉल होता है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल इज एब्सेंट होता है प्लांट सेल में। ये सेंट्रियोल हेल्प करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल द्वारा सेल डिवीजन नहीं होता, वो एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। गोल्जी बॉडी और गोल्जी बॉडी को यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी कहा जाता है एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में इसी सेल ऑर्गेन्स को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। तो इसको आप अच्छे से राइट डाउन करिए, नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है आप उसको जरूर कमेंट लिख के भेजिएगा। हाँ, अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाइएगा, आप लिख के अपना नाम जरूर भेजिएगा। हाँ, आपने नोट्स बना लिया अपना, जो जैसे भी आप इस नंबर पे मुझे सेंड करिएगा, ताकि मुझे भी कंफर्म हो, मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा और अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे इंटरेक्ट होते हैं तो। क्लियर? इसको नोट करिए बेटा। चलिए ठीक,
आगे देखते हैं। जस्ट 1 मिनट। ठीक, अब हम बात करते हैं सेल में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सेल। कंपोनेंट्स ऑफ सेल, तो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल, एंड फोर्थ बेटा न्यूक्लियस। क्लियर। तो सेल के मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में इसे सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। 11th स्टूडेंट ने 9th क्लास में पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, कुछ याद आ रहा होगा आपको। तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में कहा जाता है, एनिमल सेल में इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, तीसरा होता है सेल ऑर्गेनेल और फोर्थ नंबर पे है न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस को इंक्लूड करके पढ़ेंगे। ये 4 कंपोनेंट्स हमें 1 बाय 1 स्टडी करने होते हैं। उससे पहले सेल में पूरे कितने कंपोनेंट्स होते हैं इन चारों को ऐड करके वो हम देख लेते हैं अच्छे से। एक बार याद रखिएगा, कंपोनेंट्स ऑफ सेल में 4 कंपोनेंट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस। कोई भी चीज नहीं छूटेगी आपकी, आप ऐसे एज इट इज नोट्स बनाइएगा, कहीं से कुछ मिसिंग नहीं होगा आपका। क्लियर। चलिए, ठीक। सेल में कंपोनेंट्स को मैं डिवाइड कर रहा हूं प्रेजेंस नंबर ऑफ मेम्ब्रेन की बेसिस पे, जो उसके सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है। तो एक आपको मिलेगा डबल मेम्ब्रेनस, सेल ऑर्गेनेल, उसमें देखिए मैंने लिखा था 4 कंपोनेंट्स मैंने लिखा था सेल में। फर्स्ट लिखा था मैंने क्या, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा क्या लिखा था बेटा, साइटोप्लाज्म, तीसरा सेल ऑर्गेनेल, फोर्थ न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लेंगे उसको, साइटोप्लाज्म केवल स्टडी करना उसको पढ़ लेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स को और क्लियरिफाई करना होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, वो और अच्छे से देखना होता है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं सेल ऑर्गेनेल है ये। सेल ऑर्गेनेल में डबल मेम्ब्रेनस, ऐसा सेल ऑर्गेनेल सेल में जिसके चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन होती है। फिर सिंगल मेम्ब्रेनस, और फिर बेटा नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। क्लियर। तो डबल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस कौन कौन से आते हैं 1 बाय 1 देख लेते हैं। डबल मेम्ब्रेनस में आपका आता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने वहां पे कंपोनेंट्स ऑफ सेल में लिखा था न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस के चारों तरफ भी 2 मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है, कोई कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। ये कंपोनेंट्स ऑफ सेल है, बट अभी के लिए मैंने इसलिए यहाँ पे इसको शो किया है क्योंकि इसके चारों तरफ भी 2 मेम्ब्रेन होती है और ये सेल के अंदर ही होता है। क्लियर। तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, ये 3 कंपोनेंट ऐसे हैं जिनके चारों तरफ, जिनके सराउंडिंग में 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर। तो अभी के लिए क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा कि सेल में कौन कौन से सेल कंपोनेंट है जिनके पास 2 मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, इनको तीनों को छोड़कर और किसी के पास 2 मेम्ब्रेन नहीं होती। सिंगल मेम्ब्रेनस है बेटा
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जस्ट 1 मिनट। हाँ सर, हाँ हाँ, पढ़ा रहा यार, रिकॉर्ड हो रहा है, जल्दी बोलो। ओके ओके ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, एंड वैक्यूल, ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं किसमें, सिंगल मेम्ब्रेनस में। फिर से एक बार देख लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम और वैक्यूल, ये 5 कंपोनेंट्स किसमें ऐड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस में 2 कंपोनेंट्स आते हैं, फर्स्ट राइबोसोम और सेंट्रोसोम, ये नॉन मेम्ब्रेन, इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, सेल के कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, कितने होते हैं बेटा, 4 कंपोनेंट्स। पहला कौन सा होता है, सेल मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा कौन सा होता है, साइटोप्लाज्म। तीसरा सेल ऑर्गेनेल। फोर्थ कौन सा होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हमने यहां शो किया है, क्यों, क्योंकि सेल ऑर्गेन्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, डबल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस जिसके सराउंडिंग में 2 मेम्ब्रेन हो, फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, इन तीनों के सराउंडिंग में 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर। सिंगल मेम्ब्रेनस में ये कंपोनेंट्स आते हैं और नॉन मेम्ब्रेनस में ये 2 आते हैं। तो अभी के लिए यहां तक अच्छे से आप एज इट इज नोट्स बनाइए। कोई डाउट होता है आप मुझे प्लीज मैसेज करके सेंड करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं होमवर्क में सेंड करूंगा, बट हाँ सॉल्व जरूर करिएगा क्वेश्चन, और मुझे आंसर भी शो करिएगा। क्लियर, तभी मुझे पता चलेगा आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्लियर, ये मेरा नंबर है, इस पर आप जरूर सेंड करिएगा, अपना होमवर्क करके दिखाइएगा कंप्लीट करके, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये 3 कंपोनेंट ऐसे हैं, एक क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे कि बताइए सेल में कौन कौन से पार्ट में डीएनए होता है। तो पहला तो ये है, न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है। न्यूक्लियस को छोड़कर तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इन तीनों के पास खुद का डीएनए होता है। क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इन तीनों सेल कंपोनेंट के पास खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बाकी आपको इसके आगे का एक्सप्लेनेशन जल्दी ही मिलेगा, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मैं सेंड कर दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।